नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम यूपी टीजीटी की श्रृंखला के तहत नागरिक शास्त्र में राजनीतिक मूलभूत अवधारणाएं पढ़ाए जा रहे हैं और जहां से 7 से 8 प्रश्न आने की हर बार उम्मीद रहती है, तो हम इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कड़ियों को जोड़ते हुए चलेंगे। इसके अंतर्गत हम अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र, विधि तंत्र एवं दंड तंत्र और नागरिकता, इन सभी का अध्ययन करेंगे। ये सभी जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, वो उदारवाद की देन मानी जाती हैं। जैसे कि पुनर्जागरण काल के बाद जब उदारवाद की नींव नींव रखी गई, तभी जो है आपकी मूलभूत अवधारणाएं की प्रस्तुत किया गया। उदारवाद जो है 16वीं से 19वीं सदी तक नकारात्मक उदारवाद रहा और फिर जो है 20वीं सदी के बाद सकारात्मक उदारवाद रहा और 20वीं सदी में 1980 के दशक में आके यह है नव उदारवाद का रूप उसने ले लिया। देखते हैं अधिकार। अधिकार, इसकी 3 शर्तें होती हैं। अधिकार उचित का दावा दावा है, जो उचित है वही अधिकार के दायरे में आता है। अधिकार समाज की देन है, अधिकारों की जो सुरक्षा करेगा वह राज्य करता है। उचित की देन है, अधिकार जो है उचित वस्तुओं के लिए ही दिया जाता है। आप उनसे अनुचित कामों के लिए किसी से अधिकार मांगने लगी है, तो वो कोई भी आपको अधिकार नहीं देगा। फिर अधिकार समाज की देन है, बिल्कुल अधिकार समाज की देन होती है। फिर तीसरा, यदि हम राज्य में रह रहे हैं तो अधिकार हमारे अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार सिर्फ राज्य के पास होगा। फिर इसे हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अधिकारों की विशेषताएं, आप देखो अधिकारों की क्या विशेषता होता है। अधिकार समाज की देन होती है, इसलिए इन अधिकारों का प्रयोग समाज के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, यदि समाज ने हमें अधिकार दिया है कि आप स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रूप से रह सकते हो, तो हम अपनी स्वतंत्रता का इस हिसाब से फायदा नहीं उठाएंगे ताकि जो है समाज को हमारी हमारी वजह से नुकसान हो। किसी भी हम अधिकार का प्रयोग ऐसे नहीं करेंगे जो हमारे समाज के विरुद्ध हो। दूसरा है, अधिकार गतिशील एवं परिवर्तनशील प्राणी को दिए जाते हैं। अतः समय व परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल गतिशील प्राणी और को ही अधिकार दिए जाते हैं। जैसे जेल में बैठे प्राणी के पास कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार सदैव सामाजिक प्राणी को दिए जाते हैं। बिल्कुल, अधिकार को सदैव अधिकार को सदैव कर्तव्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, अगर व्यक्ति को कोई अधिकार दिया गया है तो उसके साथ उसे कर्तव्य भी दिए गए हैं। ये अधिकारों का उपयोग वह अपने कर्तव्यों के साथ ही करे ताकि उससे समाज को कोई हानि ना हो। सामाजिक प्राणी को दिया था, यदि कोई मान लीजिए कोई पागल है या कोई कुछ भी कह देता है समाज में, जो कोई पागल व्यक्ति है कि सड़क सड़क चलते किसी हुए, तो कोई भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो पागल हो चुका है, इस उसके पास अपना दिमाग रहा ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि अधिकार सदैव सामाजिक प्राणी को ही दिए जाते हैं। अब इससे संबंधित हम कथन पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कथन है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कथन है इसमें लास्ट के कथन है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिसके अभाव में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। बिल्कुल, यदि किसी व्यक्ति को अधिकार ही ना दिया जाए तो वो अपने जीवन का विकास कैसे कर पाएगा। मान लीजिए पढ़ने का अधिकार नहीं दिया तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा भाई। जो उसके बाद अधिकार ही नहीं हो पढ़ सके तो फिर वो आगे कैसे इंजीनियरिंग कर पाएगा, कैसे पुल का निर्माण कर पाएगा, कैसे क्या कर पाएगा। वो तो एक जगह पड़ा रहेगा बस। ये होता है। और दूसरा आपका बोशांके। बोशांके ने कहा अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। समाज स्वीकार करेगा और राज्य ही अधिकारों को लागू करेगा। फिर आपका वाइल्ड, अधिकार कुछ विशेष कार्यों के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है। बिल्कुल, स्वतंत्र होना चाहिए तभी अधिकारों का उपयोग हो पाएगा। फिर आस्टिन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के कुछ विशेष प्रकार का कार्य करने की क्षमता का नाम ही अधिकार है। ये आपके ऑस्टिन का कथन है। इससे संबंधित हम व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे। देखिए, सब में अधिकार आ रहा है तो याद रखेंगे, ये है लास्की, बोशांके, वाइल्ड, ऑस्टिन,
ये सभी व्यक्ति अधिकार से संबंधित हैं। अब देखिए अधिकारों के प्रकार अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दो तरीके होते हैं। 16वीं सदी से 19वीं सदी तक के जब उदारवाद का काल था तो व्यक्तियों को नकारात्मक अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति को चाहे खुली छूट दे दो, इतने अधिकार दे दो व्यक्ति के जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए, एक तरीके से हर काम करने के लिए स्वतंत्र हो। ये होता है नकारात्मक अधिकार। सकारात्मक अधिकार वो होते हैं जिस पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भाई तुम अधिकारों का तो उपयोग करोगे, परंतु तुम सामाजिक व्यक्ति हो तो समाज में रहकर प्रयोग ऐसे करोगे ताकि तुम्हारे अधिकारों से किसी दूसरे को हनन ना हो। यदि मान लो तुम्हें गाना बजाने का अधिकार दे दिया और तुम गाए बजाए, ये थोड़ी है रात में तुम 12 बजे छत पर चढ़ जाओ और माइक लेके गाना शुरू कर दो जियान की तरह, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये सकारात्मक अधिकारों की तरह आएगा जिस पर राज्य की तरफ से कोई प्रतिबंध होता है। राज्य आपको प्रतिबंध आया, कोई पुलिस को फोन करेगा, पुलिस आपको उठा ले जाएगी। सीधे ये भी नहीं कह पाओ तुम ये तो मेरा अधिकार है, पुलिस कहेगी भाई तेरा अधिकार है तो तू ये इसका मतलब ये थोड़ी है सबको रात में सोते हुए लोगों को परेशान करेगा। अब फिर और अधिकार देखते हैं हम। फिर ये दो दो प्रकार के और होते हैं, नैतिक और कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार के अंतर्गत आते हैं आपके समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जीवन का अधिकार और परिवार का अधिकार। ये आपके कानून के अंतर्गत आता है। नैतिक अधिकार किसे कहते हैं? जिसका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से हो। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जैसे कि चोरी नहीं करनी चाहिए भाई, और कुछ है आपके नैतिक आचरण को सुधारने के लिए ईमानदारी, चोरी, डकैती, ये सब अधिकार माने जाते हैं। इसकी सुरक्षा राज्य नहीं करता है। व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, वो उसके नैतिक अधिकार हैं व्यक्ति के स्वतंत्रता के। व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे वो कैसे भी इसका प्रयोग करे, राज्य इसकी सुरक्षा नहीं करे। कानूनी अधिकार जिसके लिए संविधान ने कानून बनाया है, जिन अधिकारों के लिए उन उन उनकी सुरक्षा राज्य करता है, और ग्रहण करने पर राज्य व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है। फिर अब देखते हैं कानूनी अधिकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो नागरिक अधिकार, ये पढ़ा चुके हम, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार, जीवन, संपत्ति और परिवार का अधिकार। फिर आपका ये राजनीतिक अधिकार में आपके होते हैं मत देने का अधिकार, मत प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये आपके अधिकार के अंतर्गत आएंगे। और फिर आपका अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत, इस सिद्धांत में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत और कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, आदर्शवादी या फिर नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, और समाज कल्याण अधिकार, मानव अधिकारों का सिद्धांत। इनके हम व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ेंगे इन्हें। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जो है प्रतिपादन इसके जॉन लॉक ने किया था। हम आगे चलकर अभी अपने इसी सिद्धांत में हम लॉक, हॉब्स और रूसो, इनकी विचारधाराओं का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, जिससे चीजें क्लियर होती चलेंगी हमें आगे के लिए। हम अपनी विचारधारा जो थिंकर की क्लास है उनको भी जल्दी लेकर आएंगे, और आप लोग इन क्लासों से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि किस थिंकर की कैसी कैसी विचारधारा थी, तो उन्हें भी समझने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को सबसे प्राचीनतम सिद्धांत मानते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं हमने, जैसे कि अमेरिका की क्रांति जो है आपकी 1776 में हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, और ये दोनों क्रांतियां आपके जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर हुई थी। इनका नारा था जीवन, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये इनका नारा था। थॉमस जेफरसन जो है आपके अमेरिकी क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और इनका नारा था हे ईश्वर, मुझे मुझे जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख का अधिकार दीजिए। ये आपका यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, और ये हमारे पीजीटी के लिए उपयोगी है बहुत। अब देखिए प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इस सिद्धांत के जनक जो है जॉन लॉक को मानते हैं, तथा इसके समर्थन हॉब्स, रूसो, मिल्टन, जेफरसन, स्पेंसर, ब्लैकस्टोन, थॉमस पेन आदि माने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्रकृति की देन है, वे जन्माधिकार होते हैं, तथा राज्य के पूर्व में ही
ये अधिकार विद्यमान थे, राज्य इन अधिकारों की सुरक्षा करता है। और देखिए लॉक ने क्या कहा था, लॉक ने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। लॉक के अनुसार कौन सा अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपका संपत्ति का अधिकार। लॉक ने किस किस अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना है, वो है आपका संपत्ति का अधिकार। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। सर्वाधिक मान्यता प्रदान की, जीवन व स्वतंत्रता को संपत्ति के अधिकार में ही समाहित माना। वाहन ने कहा है, वाहन ने जो है लॉक के बारे में कहा है, लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार अविभाज्य, निरंकुश, अधेय, अहस्तांतरणीय है। प्राकृतिक अधिकार विकसित एवं अपरिवर्तनशील है। आलोचकों ने आलोचकों ने कहा कि सामाजिक विषमता स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अमीर घर में जन्म लेता है और कोई व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेता है। फिर लास्की ने इनकी आलोचना की है कि अधिकार की कोई स्थायी और अपरिवर्तित सूची नहीं तैयार की जा सकती, बिल्कुल नहीं तैयार की जा सकती। जहां प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अधिकार को निरपेक्ष मानता है, वहीं आलोचकों के अनुसार अधिकार निरपेक्ष नहीं बल्कि सामाजिक हित के आधार पर आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, हॉब्स आते हैं, फिर लॉक आते हैं, फिर रूसो आते हैं। हर किसी के विचार उसकी परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। हॉब्स का जन्म तब हुआ जब राज्य पर हावी था, चर्च राज्य पर हावी था, और प्रजा बिल्कुल राजा से नाराज थी, और हॉब्स राजा के घर में ही रहता था। तो जाहिर सी बात है कि पूरे समाज में राजा के प्रति बहुत रोष था। और फिर लॉक का जन्म वहां हुआ। लॉक का जन्म एक उच्च घराने में जन्म हुआ, जहाँ पर सभी लोग अच्छे तरीके से रहते थे। तो लॉक को पूरा समाज बहुत सुंदर लगता था, बहुत सुंदर समाज लगता था। ये सोचता था कि यार हर एक व्यक्ति कितना सुंदर है, हर एक व्यक्ति का सोच कितनी अच्छी है, तो व्यक्ति को लॉक बहुत अच्छा मानता था। और रूसो का जन्म कहाँ हुआ? रूसो का जन्म एक जगह हुआ कि जहाँ पर इसका बाप इसे कुछ समझता ही नहीं था। इसका बाप बहुत इसे मारता पीटता था। फिर इसे क्या है, इसकी समाज के प्रति बहुत बहुत घृणा बन गई इसे समाज के प्रति। तो इसके विचार भी प्राकृतिक अधिकारों के लिए वैसे ही बन गए। तो हॉब्स ने क्या कहा, हॉब्स ने माना कि यदि प्रजा इतनी निरंकुश हो जाएगी, इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई निरंकुश राजतंत्र ही चाहिए हमको। ये हॉब्स ने माना। लॉक ने क्या माना, नहीं यार, निरंकुश राजतंत्र हम इतनी इतनी जनता के लिए लगाएंगे, ऐसी जनता के लिए लगाएंगे जो इतनी प्यारी जनता है, इसमें सब लोग साथ मिलके रहते हैं। देखिए मेरे घर में कितने ने अच्छे अच्छे खाना खाना बनता है मेरे घर में, और कितना मुझे प्यार से रखा जाता है। तो इसने सोचा नहीं, हम जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को बढ़ावा देंगे। फिर रूसो ने क्या किया, रूसो ने माना था कि रूसो का जब रूसो शराब वराब पीता था और इसके पिता इसे गाली वाली देते थे शुरू से, और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। रूसो ने माना कि प्राकृतिक अधिकार तो होने चाहिए, परंतु उस पर कानून का कानून का अधिकार होना चाहिए। यानी कि कानून को इसने प्राकृतिक अधिकारों से ऊपर माना। रूसो ने भी माना प्राकृतिक अधिकार, लॉक ने भी प्राकृतिक अधिकार माना, रूसो ने भी माना, परंतु इनकी विचारधाराएं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अलग हैं। उम्मीद है आप ये हॉब्स और लॉक और रूसो के बीच में समझ गए होंगे सिद्धांत। और फिर यहाँ पर दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। अच्छा, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत समझ पा रहे हैं? कानूनी अधिकार क्या होता है? जहाँ प्राकृतिक अधिकार थे आपके, जो अधिकार प्रकृति ने दिए हैं वो आपके प्राकृतिक अधिकार हो गए। जैसे कि भाई प्रकृति में तुम जन्म किस लिए हुए, जीने के लिए हुए, तो तुम भाई कोई भी तुम्हें जीने से नहीं रोक सकता, सोने से नहीं रोक सकता, खाने से नहीं रोक सकता, ये आपके प्राकृतिक अधिकार हो गए। फिर आपका आया कानूनी अधिकारों का सिद्धांत। मतलब ये इनके विरोध में आया कि भाई व्यक्ति को अगर ऐसा दे दिया जाएगा तो व्यक्ति व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, आपस में लड़ने मरने कटने लगेंगे लोग। फिर इनके विरोध में है कानूनी अधिकार सिद्धांत। इनके प्रतिपादक समर्थक माने जाते थे बैंथम, समर्थक थे इसके हॉब्स और ऑस्टिन। ऑस्टिन ने आगे चलकर इसे चरम पर पहुंचाया।
ये प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत विपरीत है। जहाँ प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतानुसार अधिकार प्रकृति की देन है, वहीं वहीं इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य की देन है। वो अधिकार राज्य की देन है। राज्य कानूनी बनाकर अधिकार देता है और राज्य कानून बनाकर ही उन अधिकारों को छीन भी सकता है। कानूनी अधिकार तभी तक मान्य होते हैं जब तक न्यायालय उसे मान्यता देता है। फिर देखिए बेंथम ने क्या कहा था। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे, और राज्य द्वारा निर्मित कानून के समर्थक थे। राज्य में कानून बनना चाहिए। ऐसा था कि बेंथम का जन्म सीधे बेंथम जब आए तो ये नवीन बिल्कुल बिल्कुल जो है हम उम्र के लड़के थे, और यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर थे उनकी सब पुरानी विचारधारा थी। तो बेंथम जो है नए नए वकील नियुक्त हुए थे। जब नए वकील नियुक्त हुए थे तो पुराने वकील जो है प्राकृतिक अधिकारों का सहारा देके बहाना देके अपने जो अपराधी थे उसको छुड़ा ले जाते थे, और बेंथम मुंह ताकते रह जाते थे। तो फिर इन्होंने देखा यार प्राकृतिक अधिकार है, ऐसे तो व्यक्ति कुछ भी कर देगा, उसे हम कोई सजा ही नहीं दिलवा पाएंगे, चाहे समाज में उसकी वजह से कितनी हानि होती रहे। ऐसे तो आतंकवादी भी छूट जाएगा भाई उसकी, क्यों क्यों वो कहेगा मेरा प्राकृतिक अधिकार है जीने का अधिकार, मुझे छोड़ दो, तो फिर इसके तहत छोड़ना पड़ेगा। बेंथम ने क्या कहा, नहीं, बेंथम ने इन सब चीजों को मना कर दिया कि ये सब चीज कोई नहीं होंगी, प्राकृतिक अधिकार कुछ नहीं होते हैं बेंथम के अनुसार। बेंथम ने कहा जो है सब कानून का राज है, कानून जो अधिकार बनाएगा, संविधान को सर्वोपरि ने रखा, जो संविधान में कानून दिया है हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम कोई प्राकृतिक अधिकारों को नहीं जानते हैं। बेंथम ने अपनी बड़ी करने के लिए सारे सिद्धांतों को के विरोध में उतर पड़े बेंथम। फिर बेंथम का एक कथन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत पूरा बकवास या प्रसादपूर्ण भ्रम है। ये किसका कथन है, बेंथम का। अब देखो, अब उसमें हम देखेंगे जैसे उसमें लॉक थे, लॉक किस संबंध से, प्राकृतिक अधिकार से संबंध थे। अब हम इसमें याद रखेंगे तो बेंथम है। तो देखो ये जो कथन आया है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कोरा बकवास व प्रसादपूर्ण भ्रम है, तो ये जब बात बोली है तो जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक अधिकारों को विरुद्ध बोली है। और उसमें कौन थे विरुद्ध, कौन आए थे, ये आए थे बेंथम, तो इसलिए इसका आंसर बेंथम सही होगा। देखिए ये अमेरिका व फ्रांसीसी क्रांति प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी, इसलिए बेंथम ने दोनों क्रांतियों का विरोध किया। बेंथम ने दोनों क्रांतियों का विरोध कर दिया। अब ऐतिहासिक अधिकारों सिद्धांत ये अपनी अपनी लेकर आ गए, इसके प्रतिपादक थे एडमंड बर्ग, मैकाइबर, समर्थक थे इसके मैकाइबर, वर्गेस और हेनरी मैन। अधिकारों का रूढ़िवादी सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार ना तो प्रकृति की देन है और ना ही राज्य की देन है, बल्कि अधिकार जो है इतिहास की देन है, रूढ़िवादिता की देन है। पर कब क्या कहते हैं इसके बारे में, ऐसे अधिकार जो रीति रिवाज एवं परंपरा पर आधारित नहीं होते उन्हें हम अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती, इनका ये मानना था। फिर बर्ग ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में हुई थी का समर्थन करते हुए कहा कि क्रांति के बाद जिन इंग्लैंड की जनता को जो अधिकार मिला उसमें वह जनता भली भांति प्रचलित थी। उन्हें पता था कि भाई जो अधिकार हमें मिल रहा है वो सब पहले से समाज में विद्यमान है। इन्होंने 1789 फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया, कहा कि इस क्रांति के बाद फ्रांसीसी नागरिकों को जो अधिकार मिले उसे फ्रांस के नागरिक परिचित थे, ये इन्होंने कहा। फिर वही एक वर्ग का कथन है, फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र समानता बंधुत्व का अधिकार जो है एक अमूर्त नारा है, एक अमूर्त नारा है, भी याद रखें, क्योंकि इन्होंने विरोध किया था, बर्ग ने विरोध किया था और दूसरा आपका विरोध किया था बेंथम ने। तो देखिए यहाँ पर कुछ 3 क्रांतियां, वो ये कुछ क्रांतियां हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। 1949 में आपकी चीनी क्रांति हुई थी। 1776 में हम लोग याद रखेंगे अमेरिकी क्रांति। 1779 की क्रांति रखेंगे हम फ्रांसीसी क्रांति, और 1688 हम इंग्लैंड की क्रांति याद रखेंगे। इन चारों क्रांति को हम रट लेंगे, याद कर लेंगे। ये बहुत क्वेश्चन है, हर बार कहीं ना क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तो दोनों पूरे पूरे दोनों के टॉपिक ही हैं आपके।
ESSB में जहाँ सवाल पूछे जाते हैं इसमें। फिर है आदर्शवादी नैतिक अधिकारों का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कांट हैं, और जहां भी कांट हो गए, कांट के साथ हीगल महोदय आएंगे साथ में। इसके समर्थक हैं आपके रूसो, ग्रीन, हीगल और वोशांके। यह सिद्धांत उन्हीं अधिकारों को मान्यता देता है जो कि नैतिक विकास में सहायक हों। इसका आशय व्यक्ति के आंतरिक विकास से है। ये आदर्शवादियों का मानना है। जहां व्यक्तिवाद भौतिक भौतिक और बाह्य सुख पर बल देता है, वहीं आदर्शवाद अध्यात्म और आंतरिक सुख बल और आंतरिक सुख बल देता है। ये आपके दो में तुलनात्मक अध्ययन हो गया कि व्यक्तिवाद क्या होता है और आदर्शवाद क्या होता है। तो व्यक्तिवाद जो है भौतिक और बाह्य बाह्य सुख पर बल देगा, और आदर्शवाद आध्यात्म और आंतरिक सुख पर बल देगा। आदर्शवाद राज्य एवं व्यक्ति के बीच सहविवी संबंध मानता है। मतलब व्यक्ति राज्य के लिए जरूरी है और राज्य व्यक्ति के लिए जरूरी है। और आदर्शवाद राज्य को इतना अधिक महत्व देता है कि उससे अलग व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल, आदर्शवादी जो है वो राज्य को इतना महत्व देते हैं कि व्यक्ति का जो है राज्य के बिना कोई अलग महत्व नहीं है। जो व्यक्ति अपना विकास करेगा वो सिर्फ राज्य में रहकर ही करेगा। तो यानी कि यहाँ पर राज्य बड़ा हो गया और व्यक्ति राज्य के अंतर्गत आने वाली एक बहुत छोटी इकाई हो गई। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार राज्य के समाज की देन है। राज्य इसे लागू कर सकता है, राज्य इसकी सुरक्षा करता है, और आवश्यकता पड़ने पर राज्य इन्हें खत्म भी कर सकता है। फिर ग्रीन के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसके अभाव में नैतिक विकास नहीं कर सकता। और लास्की ने क्या कहा? लास्की ने कहा था यहाँ पे अधिकार नैतिक विकास, हाँ, यहाँ पर उन्होंने कहा था व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। बोचांग के अधिकार वह दावा है जो समाज द्वारा दिया जाता है और राज्य द्वारा लागू किया जा सकता है। ये बोचांग के हम इस पहले भी पढ़ चुके हैं अधिकार में, जब धन पढ़े थे हमने तब। हीगल और ग्रीन ने भी माना कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में रहकर की जा सकती है। हीगल तो बहुत बड़े समर्थक थे राज्य के, हर बात राज्य में बोली इन्होंने। फिर है समाज कल्याण का अधिकार। ये आपका 20वीं सदी के अधिकार माने जाते हैं। इसके प्रतिपादक लास्की हैं आपके, और समर्थक JS मिल, TH ग्रीन, GDH कोल, हाबहाउस और बारकर इसके समर्थक रहे हैं। अधिकार वे होते हैं जो समाज कल्याण या हित पर आधारित होते हैं। ऐसे अधिकार जो सामाजिक हित के विरुद्ध होते हैं उन्हें अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह यह सिद्धांत मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मान्यता देता है। इसलिए सामाजिक हित के विरुद्ध व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। इसकी मान्यता है कि अधिकारों का स्वरूप चाहे प्राकृतिक हो, चाहे कानूनी हो, ऐतिहासिक हो, आदर्शवादी हो, उसका एक ही मापदंड है, वह आपका सामाजिक हित। इनका मानना बस ये है कि अधिकार वो होते हैं जिसमें समाज की भलाई हो। यदि किन्हीं चीजों से समाज की भलाई नहीं हो रही तो वो अधिकार नहीं है। अब जैसे कि किसानों के लिए कानून लाया गया, किसानों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, तो इस सरकार ने माना कि भाई ये कानून बेकार है, क्योंकि जब इसे किसान अपना भलाई नहीं मान रहे हैं तो इसलिए उन्होंने उस कानून को रद्द कर दिया। बिल्कुल, इनका मानना ये था कि कानून चाहे कैसे भी हो, हमें क्या मतलब, प्राकृतिक हैं, आपके ऐतिहासिक हैं, रूढ़िवादी हैं, उनसे क्या मतलब है, हमें तो ऐसे अधिकार चाहिए जिससे भी समाज का भला हो सके। बस इन्होंने ये माना। फिर अब इसमें कुछ कथन है। JS मिल का कथन है, व्यक्ति के विकास एवं समाज कल्याण में कोई मौलिक विरोध नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर हाबाउस ने कहा, असली अधिकार समाज कल्याण की सर्वोच्चता है। वह विभिन्न अधिकारों का औचित्य इस बात से है कि समाज के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उनकी क्या अहम भूमिका है, ये आपने कहा। फिर लास्की की हम परिभाषा पढ़ भी चुके हैं, बहुत इंपोर्टेंट परिभाषा है। इनकी पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये पुस्तक याद रखें, कई बार पुस्तक पूछी गई, सीधे सीधे इस पुस्तक का नाम आ जाता है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। में समाज कल्याण के अधिकारों
के सिद्धांत की इन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्याख्या दी और परिभाषा वही है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। बिल्कुल। और फिर लास्की पुनः लिखते हैं, ऐसे अधिकार जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है वे बालू के ढेर के समान है। बिल्कुल, ऐसे अधिकार जिन्हें सामाजिक मान्यता ही प्राप्त नहीं है तो वो अधिकार बिल्कुल बालू के ढेर के समान है। अब इसमें लोक कल्याण के विरुद्ध मेरा कोई अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिसमें मेरा कल्याण घनिष्ठ व अवांछनीय रूप से जुड़ा हो। अब फिर लास्की राज्य व अधिकारों के बीच संबंध बताते हुए कहते हैं, अब इन्होंने राज्य और अधिकारों के बीच भी संबंध बताया है कि आज किसी भी राज्य की पहचान इस बात से निर्भर नहीं करती कि वह अपने नागरिकों को क्या अधिकार दे रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उन अधिकारों से सामाजिक हित कितना है और राज्य का भला किसमें हो रहा है। बिल्कुल, इन्होंने ये बात की है। अब जो इन्होंने अधिकार की बात करी है वो है आपके भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संघ का अधिकार, रोजगार का अधिकार। फिर इन्होंने लास्ट में एक बात बोली है, अधिकार सक्षम निरंकुश बात से भी निरंकुश है। ये लास्की का मानना था। फिर अंत में आते हैं मानवाधिकारों का सिद्धांत। मानवाधिकार वही है जो अपने यूएन चार्टर में लिखे गए हैं। 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मिशन के तहत मानवाधिकारों का गठन किया गया और एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन 1961 मुख्यालय इसका लंदन में है। यूएन संविधान में 22 से 26 तक इनका वर्णन किया गया है। यूएन के चार्टर में नकारात्मक एवं सकारात्मक रूप प्रदान किए गए हैं। उसमें जो नकारात्मक स्वरूप है वो 1 से लेके 31 तक प्रावधान है। राजनीतिक, कानूनी व नागरिक अधिकार आते हैं, बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों को दिए जाते हैं। इसमें सकारात्मक है वो आपके 22 से 26 है, इनका उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं जो समाज के दबे कुचले गरीब और असहाय लोगों को प्राप्त हैं। ये आपका अधिकार वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्वतंत्रता। जल्दी जल्दी देख लेंगे, मैंने बहुत आसान है ये। स्वतंत्रता और समानता दो शब्द हैं जो कि आपके पुनर्जागरण आंदोलन की जो संतानें मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। पीजीटी का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन अपने आयोग में सबसे पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है कि पुनर्जागरण काल की दो संतानें कौन है। एक है स्वतंत्रता और दूसरी है समानता। बस ये अब देखें हम स्वतंत्रता की शुरुआत। स्वतंत्रता उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा है, क्योंकि जब उदारवाद आया 15वीं सदी के बाद, 16वीं सदी में उदारवाद आया पुनर्जागरण काल के बाद, तो स्वतंत्रता की बात लोगों के द्वारा की गई। फिर इसके बाद स्वतंत्रता के भी दो भाग हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता को हम लिबर्टी कहते हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता को फ्रीडम कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जहाँ प्रतिबंधों का अभाव होता है, कि व्यक्ति को खुला छूट दे दी जाए, सबको छूट दे दी जाए, स्वतंत्र है व्यक्ति, वो कोई भी काम कर सकता है क्योंकि वह स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है। तो ये क्या शब्द हो गया लिबर्टी, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता हो गया। अब जब किसी व्यक्ति को ऐसी आजादी दे दोगे तो वो तो मारपीट, लूट खसोट ये सारी चीजें करेगा। सबसे पहले जाकर बैंक लूट लेगा वो, क्यों? क्योंकि मेरी तो स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, बहुत सारी चीजें लूट लेगा वो। और फ्रीडम फ्रीडम वो है जिस पर कोई प्रतिबंध लगा हो। व्यक्ति स्वतंत्र तो है, पर वो यदि बैंक लूटने के बारे में सोचेगा भी तो सरकार को भनक पड़ गई कि सोच रहा है, तो बस फ्रीडम के तहत उसे वहीं से उठा लेगी। तो सोच भी नहीं सकते भाई, इसकी स्वतंत्रता भी नहीं है। जहाँ नहीं सोच सकते वो हो गया आपका फ्रीडम, और जहाँ आप ऐसा काम कर रहे हो वो हो गई लिबर्टी। हाँ, पर थोड़ा राज्य के दो कार्य थोड़ा समझ लेते हैं। आवश्यक कार्य होता है, आवश्यक कार्य में सुरक्षा, शांति और न्याय होता है, और फिर होता है
दूसरा कार्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य। फिर ये यही लिखा है 16वीं सदी में आधुनिक काल की शुरुआत हुई, इसी समय में स्वतंत्रता व समानता का जन्म हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता व समानता 16वीं सदी में हुआ, लेकिन इसे फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके दौरान इसे परिभाषित किया गया और जिसका नारा ही बना समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये नारा बना इसका। जैसे जैसे उदारवाद में परिवर्तन आया, वैसे वैसे स्वतंत्रता और समानता में भी परिवर्तन आया। जहां नकारात्मक उदारवाद में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, वहीं सकारात्मक उदारवाद में सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। अब इसमें वही है कि जैसे कि आप देखते हो उदारवाद था पहले, व्यक्तियों को बिल्कुल इतने लोलो पुचकारो व्यक्तियों को, जो नकारात्मक उदारवाद, भाई व्यक्ति है, राज्य को व्यक्ति का सारे काम करना पड़ेगा, तो ये उदारवाद हो गया। और फिर सकारात्मक क्या होगा, भाई उसमें कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, व्यक्ति को खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, राज्य को टैक्स देना पड़ेगा, राज्य को टैक्स नहीं देगा तो फिर भाई राज्य कैसे चलेगा। तो ये हो गया आपका सकारात्मक उदारवाद। ऐसे ही नकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता, अब इसमें कुछ जो विद्वान है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं और कुछ विद्वान जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। यही क्वेश्चन आयोग यहाँ से पूछता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से ये पूछता है कि कौन दो संतानें हैं पुनर्जागरण काल की, वो है आपकी स्वतंत्रता और समानता। अब ये यही है, देखो नकारात्मक स्वतंत्रता 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक चली, 20वीं सदी के बाद आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता चली। देखो नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में इसमें लिखा है, वैसे बता दिया मैंने पूरा। लिबर्टी जो कि लैटिन भाषा के लिबरल शब्द से बना है, डिबेर डिबेट शब्द से बना है ये, जिसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। क्या है जिसका अर्थ, प्रतिबंधों का अभाव, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर सब फ्री है। तो ये किसे बढ़ावा देगा, ये देगा व्यक्तिवाद को बढ़ावा, यानी कि व्यक्ति को इतना महत्व दे दो कि व्यक्ति कुछ भी करे। ये फिर नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, उसे वैसा करने से ना रोका जाए, बशर्ते वह उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न करे। ये हो गया। इसके समर्थन कौन थे, लॉक, मिल, स्मिथ, स्पेंसर और ह्यूम। लॉक का नाम आ गया यहाँ पे, मैंने कही ना लॉक का जन्म ही ऐसी जगह हुआ। फिर घर के एक सुंदर सा महल था इसका, उसी में पड़ा बड़ा, उसी में पढ़ा लिखा खूब अच्छे से, और नौकर चाकर खूब काम करने आते थे इसके घर। सबको वैसे ही देखता था ये, अच्छे अच्छे स्कूल में गया पढ़ने के लिए, तो बढ़िया से घूमता फिरता था ये। तो लोग को क्या है, पूरी दुनिया वही सुंदर लगने लगी, तो उसने कही व्यक्ति को अधिकार का क्यों हक नहीं है, व्यक्ति को सारे अधिकार दे देने चाहिए। फिर मेल, जेएस मिल ने तो बहुत इसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फिर स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं, स्पेंसर और ह्यूम, ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, अब हम पढ़ेंगे। ये तो सब ऐसे पढ़ ही चुके हैं। राज्य का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, सुरक्षा, शांति और न्याय, यहीं तक सीमित होगा। सामाजिक आर्थिक समझौते के क्षेत्र में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आपका नकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से कौन से कथन नहीं है, तो ऐसे ऐसे कथन इसमें डाल सकता है। तो इसमें बोल सकता है कि राज्य का कार्य नहीं था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है राज्य के क्षेत्र नहीं थे, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य सिर्फ एक रेफरी की भांति था। लॉक ने क्या कहा, कानून व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, ना कि कम करना। कानून ही बनेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बनेंगे। यहाँ विधि नहीं, जहाँ जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये भी बात इन्होंने बोल दी। फिर एडवर्ड स्मिथ है, हमने बताया था स्मिथ जो है आपके अर्थशास्त्र से जुड़े हुए थे, तो इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने बस ये कहा था कि आर्थिक स्वतंत्रता की इन्होंने बात बात कही, और सभी व्यक्ति को बाजार में खुली छूट दे दी जाए, जिससे जो है व्यक्ति बाजार में प्रतिस्पर्धा स्थापित कर सके और राष्ट्रीय आय जनरेट कर सके, ये इनका मानना था। एडवर्ड, ये क्वेश्चन आता है लेसस फेयर का सिद्धांत किसने दिया, ये एडवर्ड स्मिथ ने दिया। ये अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत है लेसस फेयर, जिसका अर्थ व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसस फेयर का क्या अर्थ है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, बिल्कुल राज्य राज्य को हस्तक्षेप नहीं होगा, व्यक्ति चाहे कुछ भी बेचे, अफीम, गांजा, कुछ भी बेचे बाजार में, सिगरेट।
पहले के ज़माने में कितने सिगरेट के ऐड आते थे टीवी पर और अब नहीं आता था। अब कोई सिगरेट का ऐड नहीं आता टीवी पर। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रमोशन पर सरकार ने रोक लगा दी है। नहीं कर सकते तुम ऐसे। अब सरकार लत लगा दे तो फिर हर एक व्यक्ति खरीदेगा, हर एक व्यक्ति फिर अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी बढ़ेगी और समाज से बर्बाद हो जाएगा। अब देखो स्पेंसर स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को और आगे बढ़ाया और अपनी पुस्तक मैन और स्टेट, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा लिखा कि एक व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने की पूरी आजादी दे दी जाए। उनका सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता। ये आपका इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। नेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, योग्यता की उत्तर जीविता किसका सिद्धांत है? ये आपका सिद्धांत है स्पेंसर का। स्पेंसर ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति वह करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा रखता है, वह किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न करता हो। बिल्कुल। फिर स्पेंसर ने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक इन्हें मानते हैं। तो इनसे सब स्पेंसर से संबंधित हो गए दो कथन आपके। एक हो गया वैज्ञानिक व्यक्तिवाद और दूसरा हो गया आपका योग्यतम की उत्तरजीविता। ये आपका सिद्धांत हो गया स्पेंसर का। पुस्तक का नाम हो गया इनका मैन मैन और स्टेट। फिर आगे चल के आते हैं सर्वश्रेष्ठ व्याख्या। सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो इसकी की है वो आपकी जेएस मिल ने की है। जेएस मिल की बुक का ही नाम देख लो, ऑन लिबर्टी। तो कितने बड़े समर्थक होंगे। जेएस मिल ने क्या कहा है अपने इसमें कि मनुष्य अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु है। यानी कि मनुष्य भाषण देने की अभिव्यक्ति और शरीर यानी कि काम करने की स्वतंत्रता। जेएस मिल के अनुसार ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। पूर्ण स्वतंत्र के समर्थक थे जेएस मिल। जेएस मिल के बारे में दो बातें आती हैं। देखिए ना, मस्तिष्क का अर्थ क्या कहा। मस्तिष्क का अर्थ है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जेएस मिल ने इस मामले में सीमित स्वतंत्रता की बात करी और राज्य में पागल व मूर्खों को भी बोलने की आजादी दी। मतलब दी का मतलब ये है इन्होंने ये देना चाहते थे कि जो है राज्य को पागल और मूर्खों को भी बोलने की उनको आजादी दे देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है 10 सन की व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जितने अन्य 9 नहीं है। ये जेसमिल ने कहा था। फिर मिल पुनः लिखते हैं कि संपूर्ण समाज एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो संपूर्ण समाज को अधिकार नहीं है कि वह उस व्यक्ति को चुप करा सकते। और यदि वह व्यक्ति शक्तिशाली हो और वह संपूर्ण समाज को चुप नहीं करा सकता। ये भी जेएस मिल ने कहा। फिर जेएस मिल ने जो है सांसदों को संसद में बोलने की बिल्कुल आजादी दी थी कि भी सांसदों को बिल्कुल छूट होनी चाहिए। शरीर का मतलब इन्होंने था कि 2 तरह के कार्य होने चाहिए, स्व संबंधी कार्य, अन्य संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य का मतलब है स्वयं से संबंधित जो कार्य स्वयं के लिए करे जा सकते हैं, अन्य संबंधी कार्य जो कार्य अन्य के लिए किए जा सकते हैं। फिर इनके आलोचक थे बारकर। बारकर मिल को खगोल मिल को खोखली संप्रभुता का इन्होंने वाहक माना। मिल को स्वतंत्रता संबंधी विचार को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते जो भी कार्य करता है और उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। आज आत्महत्या को भी समाज अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल। अब देखो मिल के बारे में एक चीज, मिल जो है अति बौद्धिक व्यक्ति थे। बौद्धिक समाज की कल्पना करते थे। समाज के लोग अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं और बुरी चीजों को छोड़ देते हैं, ये इनका मानना था। फिर है सकारात्मक स्वतंत्रता। फिर है फ्रीडम। सकारात्मक स्वतंत्रता, अनुचित प्रतिबंध हटे और उचित प्रतिबंध लगे। ये है सकारात्मक स्वतंत्रता। हम बता ही चुके हैं सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। मतलब प्रतिबंध जो अनुचित है वो तो हट जाए और जो उचित प्रतिबंध है वो लगे। इस प्रतिपादक थे ग्रीन और समर्थक थे लास्की, मैकाइबर, हीगल, कांट, बार्कर। देखो हीगल कांट से जहाँ भी राज्य की बात होगी, बार्कर, रूसो, हाबाउस और बोसांग के बार्कर ने आलोचना की जेएस मिल की। और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक
राज्य व व्यक्ति में महत्वपूर्ण अंतर नहीं मानते हैं, राज्य को एक सकारात्मक भलाई मानते हैं और स्वतंत्रता केवल राज्य में ही उपस्थित कह रहकर मिल सकती है। इनका मानना था कि राज्य को राज्य के उचित कानून स्वतंत्रता के बाधक नहीं हो सकते। बिल्कुल, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। इनका मानना है कि सामाजिक हित के आधार पर व्यक्ति को के स्वतंत्रता के प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, बिल्कुल, सामाजिक आधार पर। अरे रूसो, तो स्वतंत्रता का भाग्य कानून के हाथों में बंधा होता है, ये रूसो का मानना था। फिट्टे ग्रीन ने जो है व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामाजिक हित को सर्वोच्च माना था। ग्रीन ने ग्रीन का मानना था आत्म तत्व समाज तत्व है और व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, अर्थात सामाजिक हित के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। और ग्रीन का भी मानना था स्वतंत्रता ऐसे कार्यों करने का नाम है जो करने योग्य हो। फिर देखते हैं ये ग्रीन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में आया हुआ प्रश्न है ये। जिस प्रकार सौंदर्यता कुरूपता का अभाव नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। ये ग्रीन ने कहा था। फिर कांट महोदय ने कहा था, कांट ने नैतिक आधार पर सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। जो व्यक्ति अपनी निम्न प्रवृत्तियों को वश में करने में असफल है वह गुलाम है। सच्ची स्वतंत्रता सार्वभौमिक विधि के विकास में है। ये आपका कांट ने कहा। फिर हीगल ने कहा आपका व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता राज्य में रहकर ही कर सकता है। हीगल तो राज्य के बहुत बड़े समर्थक थे। इनके बहुत सारे कथन हैं जो राज्य के ऊपर है, राज्य को बहुत सर्वोपरि मानते हैं, व्यक्ति को बहुत छोटा मानते हैं। फिर है रूसो, रूसो ने सच्ची स्वतंत्रता जो है अनुशासन का पालन करने में था। ये रूसो है। फिर हाबाउस ने लिखा, हाबाउस की इनकी पुस्तक थी एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, ये हाबाउस की पुस्तक थी। इसमें कहा भूख से मरते हुए व्यक्ति को स्वतंत्रता का क्या अर्थ, न तो वह खा सकता और न ही पी सकता, ये आपका हाबाउस ने कहा था। और फिर है लास्की ने कहा स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहाँ सर्वोच्चतम विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। फिर स्वतंत्रता अवसरों की उपलब्धता है, अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रताओं से है। ये आपका था। यहाँ पर आपकी स्वतंत्रता पूरा हो गया। स्वतंत्रता में हमने पढ़ा नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक, कुछ व्यक्ति जो है कुछ विचारक नकारात्मक के जुड़े थे, कुछ प्रतिपादक थे और मतलब समर्थक थे। नहीं, जेएस मिल यहाँ थे। और सकारात्मक आके थे ग्रीन, ईगल, कांट, ये सब आपके सब सकारात्मक माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बस आप इसे सुनते रहिए और जो है परिभाषाओं को रटिए मत, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि यदि इस व्यक्ति ने यहाँ परिभाषा दी है तो क्यों दी है, और हर एक अवधारणा में से कि कौन सी अवधारणा से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इसे आप याद रखिए। सबसे प्रमुख इसमें ये अवधारणा किस व्यक्ति ने दी, ये प्रमुख होगा। फिर इसके समर्थक याद रखिए, ये इसके समर्थक थे। चलिए मित्रों, ये क्लास यहीं खत्म करते हैं।